स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हिस्ट्री का एक सबसे इम्पोर्टेंट कह लीजिए स्टार्टिंग पहला टॉपिक सिंधु घाटी की सभ्यता के बारे में। और इस वीडियो में हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट होंगे, सारे पॉइंट्स को हम लोग डिस्कस करते हुए चलेंगे, ठीक है, जिससे कि हमको आने वाले जो गवर्नमेंट एग्जाम है बेसिकली उनमें काफ़ी हेल्प मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता का अगर से समय अवधि की बात करी जाए, यानी कि जो टाइम पीरियड है वो 2500 BC से 1750 BC माना गया है, ठीक है। ये इसका समय है, यानी टाइम पीरियड है कि 2500 BC से और 1750 BC के बीच में जो समय था वो सिंधु घाटी सभ्यता का, ठीक। और सिंधु घाटी सभ्यता की खोजकर्ता के बारे में बात करी जाए, किसने ढूंढा था इसको, किसने खोज की थी, तो 1921 AD में, इनकी ईस्वी में जॉन मार्शल की अध्यक्षता में दयाराम साहनी ने खोजा था इसको, सिंधु घाटी सभ्यता। किसकी अध्यक्षता में? जॉन मार्शल की, ठीक। और जॉन मार्शल ने सिंधु घाटी सभ्यता का नामकरण किया था, ठीक। नामकरण किसने किया था? जॉन मार्शल ने किया था। खोजा किसने था? दयाराम साहनी ने 1921 में खोजा था, ठीक है। और सिंधु घाटी सभ्यता जो है इसका एक और नाम भी है। क्या नाम है इसका? हड़प्पा की सभ्यता, ठीक। और यही हड़प्पा जिसको दयाराम साहनी ने 1921 में खोजा गया था, ये कह लीजिए कि 1921 में सबसे पहली बार हड़प्पा नगर खोजा गया था। सिंधु घाटी सभ्यता में जो हड़प्पा नगर है वो सबसे पहले खोजा गया था, जिस वजह से सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा की सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। हड़प्पा की सभ्यता इसलिए जाना जाता है क्योंकि हड़प्पा सबसे पहले खोजा गया था, ठीक है, और इसीलिए इसको हड़प्पा की सभ्यता कहते हैं, ठीक। और सिंधु घाटी सभ्यता की समकालीन सभ्यता कुछ थी। सिंधु घाटी सभ्यता के जो साथ साथ चलने वाली सभ्यताएं थी उनमें से हमारी कौन कौन सी सभ्यताएं थी? पहला चीन की सभ्यता थी, दूसरा जो है मेसोपोटामिया की सभ्यता, तीसरा मिस्र की सभ्यता, ठीक। ये सारी जो सभ्यताएं हैं वो सिंधु घाटी के समकालीन सभ्यताएं थी, ठीक है। और आगे बात करी जाए सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में, तो सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार देख लेते हैं हम लोग। सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार में डायरेक्शन के थ्रू जानेंगे, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, ठीक। तो ईस्ट में सबसे पहले बात करें, ईस्ट में आलमगीरपुर जो कि यूपी में पड़ता है। आलमगीरपुर ईस्ट में है और ये हिंडन नदी के किनारे, किस नदी के किनारे? हिंडन नदी के किनारे स्थित है। और वेस्ट में बात करी जाए, वेस्ट में है सुतकांगे डोर, ये कहाँ पड़ता है? ये पाकिस्तान में पड़ता है, ये पाकिस्तान में। और ये किस नदी के किनारे है? ये है दास नदी के किनारे है सुतकांगे डोर। और नॉर्थ में बात करी जाए, यानी कि उत्तर में तो मांडा पड़ता है, मांडा जो कि चिनाब नदी के किनारे, ये भी कहाँ पे है? इसका वर्तमान लोकेशन क्या है? लद्दाख, वर्तमान में लद्दाख में है ये, ठीक है। पेन का थोड़ा सा इशू चल रहा है। लद्दाख में स्थित है कौन? मांडा जिला, ठीक। और यही दक्षिण में बात करी जाए तो दक्षिण में है दैमाबाद, ये महाराष्ट्र, वर्तमान महाराष्ट्र में स्थित है। वर्तमान का अगर से भी लोकेशन बात किया जाए, ठीक है। और ये प्रवरा नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। प्रवरा नदी जो है कि गोदावरी की सहायक नदी है, वो उसी नदी के किनारे स्थित है। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, ईस्ट में आलमगीरपुर, वेस्ट में सुतकांगे डोर जो कि दास नदी के किनारे है, और उत्तर में मांडा जिला जो कि चिनाब नदी के किनारे है, और दक्षिण में दैमाबाद जो कि प्रवरा नदी के किनारे है, और ये महाराष्ट्र में वर्तमान इसका लोकेशन है। दैमाबाद की बात करिए तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ये निकलता है कि सबसे ज़्यादा घनत्व वाला स्थान सिंधु घाटी सभ्यता में कौन सा था? दैमाबाद था, ठीक है। और सुतकांगे डोर में हमारा जो सबसे बड़ा बंदरगाह, सबसे बड़ा डॉकयार्ड कहाँ पे था? सुतकांगे डोर में था, ठीक है। इतनी बातें क्लियर हो रही है। आगे बात करते हैं हम लोग। इसका जो सिंधु घाटी की सभ्यता है वो पूरे 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैली हुई थी। 13 लाख वर्ग किलोमीटर में पूरी की पूरी फैली हुई थी। कैसे? यहाँ सुतकांगे डोर से लेकर के आलमगीरपुर तक का जो डिस्टेंस था, मतलब जो लंबाई थी, वो लगभग 1500 किलोमीटर की थी। और इस तरीके से लॉन्गिट्यूड में बात करी जाए तो 1200 किलोमीटर, ठीक है। तो ये इसका जो पूरा हमारा जो एरिया था, सिंधु घाटी सभ्यता का पूरा एरिया की बात करी जाए तो 12,99,000 लगभग की बात करें, या फिर लगभग ऐसे कह सकते हैं 13 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में ये फैला था, ठीक है। 13 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में सिंधु घाटी सभ्यता फैली हुई थी। अच्छा, अब आगे बात करते हैं हम लोग, सिंधु घाटी सभ्यता में व्यवस्था कैसी थी, ठीक है। व्यवस्था कैसी थी सिंधु घाटी सभ्यता में, उस पर बात करते हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो दो टीलों में विभाजित थी। पहला जो पश्चिमी टीला और दूसरा जो है पूर्वी टीला। पश्चिमी टीला जो है वो उच्च वर्ग के लिए था। पश्चिमी टीला जो है वो किसके लिए था भैया? पश्चिमी टीला था उच्च वर्ग के लिए, और जो पूर्वी टीला है वो निम्न वर्ग के लिए था, ठीक। उच्च वर्ग का मतलब जो पश्चिमी टीले की ओर राजा रहते थे, पुरोहित रहते थे, और पूर्वी टीला यानी कि जो निम्न वर्ग के लिए था वहाँ पे मजदूर, किसान, ये सब रहते थे, ठीक है। तो सिंधु घाटी सभ्यता में दो टीलों की व्यवस्था थी, लेकिन एकमात्र ऐसा स्थान था सिंधु घाटी सभ्यता में जहाँ पे 3 टीले के साक्ष्य प्राप्त हुए। धौलावीरा को 3 टीलों में विभाजित किया गया था। अब 3 टीलों में कौन कौन सा था? पहला तो हमारा पश्चिमी ही था। पश्चिमी का मतलब
जहाँ पे राजा पुरोहित लोग रहते थे, उच्च वर्ग के लोग, और दूसरा पूर्वी टीला में हमारे वही जो निम्न वर्ग के लोग रहते थे, और एक था मध्य टीला में कौन रहते थे भैया? रक्षक लोग रहते थे। रक्षक लोग के लिए मध्य टीला बनाया गया, ठीक है। तो ये धौलावीरा हमको याद रखना है। वैसे तो देखा जाए सिंधु घाटी सभ्यता में 2 टीलों के साक्ष्य मिलते हैं सभी जगह पे, लेकिन धौलावीरा एकमात्र ऐसा स्थान है जहाँ पर 3 टीलों की व्यवस्था देखी गई। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि के बारे में बात करी जाए, लिपि कैसी थी भैया इनकी? लिपि थी जो यहाँ पर भाव चित्रात्मक, कैसी लिपि थी? भाव चित्रात्मक लिपि थी। और ये क्या करते थे? दाएं से बाएं, यानी कि इस तरफ से दाएं से बाएं लिखा जाता था, ठीक है। और भाव चित्रात्मक लिपि दाएं से बाएं लिखा जाता था, काफ़ी इजी सा पॉइंट याद कर लेंगे। और सिंधु घाटी की सभ्यता जो थी वो मातृसत्तात्मक सभ्यता थी, यानी वहाँ पर जो महिलाओं या फिर माताओं का कह लीजिए परिवार में ज़्यादा चलता था। एक तरीके से आप लोग समझ सकते हैं, ठीक है। पितृसत्तात्मक का मतलब जो हमारा घर का प्रमुख होता है वो पिता होता है, उसी तरीके से मातृसत्तात्मक का मतलब घर का जो प्रमुख होगा वो माता या फिर जो महिला होगी वो होंगी, ठीक है। और सिंधु घाटी सभ्यता में ईंट जो है, ईंटों का प्रयोग कैसे हुआ था? ईंटों का प्रयोग, ईंट जो है वो कैसे थे? वो घन आकार के थे, घन आकार के तो होते ही हैं। उनका जो रेशियो था वो क्या था? ये जो लंबाई थी वो 4 की थी, चौड़ाई 2 की थी, और जो ऊंचाई रहती है वो 1 की थी, यानी जो रेशियो बता रहा हूँ मैं 1:4, ठीक है। ये लेंथ और ये हो गया हमारा ब्रेथ और ये हाइट, ठीक है। इस तरीके से जो ईंटें थे उनका रेशियो क्या था? 1:4, और इंग्लिश बॉन्ड स्टाइल के ईंटें थे, ठीक है। अब आगे बात करी जाए तो पवित्र पशु कौन था? पवित्र पशु की बात करी जाए सिंधु घाटी सभ्यता में तो कुबड़ वाला बैल, फिर वृषभ जिसको कहते हैं वृषभ ही, या श्रृंग युक्त पशु यानी सिंह वाला पशु। कुबड़ वाला बैल, वृषभ और श्रृंग युक्त पशु वहाँ के पवित्र पशु थे, ठीक। आगे बात करी जाए तो आकृति कैसी थी? सिंधु घाटी सभ्यता की आकृति कैसी थी? ये जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वो त्रिभुजाकार क्षेत्रफल में फैला हुआ था। कैसे? वो त्रिभुजाकार क्षेत्रफल में फैला हुआ था। और व्यवसाय की बात करी जाए तो प्रमुख व्यवसाय क्या था? यहाँ पर कृषि था, और कृषि के साथ साथ व्यापार भी यहाँ का प्रमुख व्यवसाय था। लेकिन आजीविका का साधन क्या था? यहाँ पे आजीविका का साधन व्यापार था। यानी कि अगर से पूछ ले कि सिंधु घाटी सभ्यता में प्रमुख व्यवसाय क्या था, और ऑप्शन में कृषि दिया रहे, व्यापार भी दिया रहे, तो हम लोग व्यापार पे टिक करेंगे, ठीक है। और व्यापार किससे करते थे? ये अरब देशों से व्यापार करते थे, ठीक है। अरब से व्यापार करते थे, ठीक है। इतनी बातें क्लियर है। और उस समय पे सिंधु घाटी सभ्यता में कितने वर्ग, यानी जो लोग हैं उनको 4 वर्गों में विभाजित किया गया था। पहला विद्वान, दूसरा योद्धा, तीसरा जो है व्यापारी, और चौथा जो है वो श्रमिक। 4 वर्गों में विभाजित किया गया था किसको? सिंधु घाटी सभ्यता को, के लोगों को, विद्वान, व्यापारी, योद्धा और श्रमिक, ठीक है। आगे बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल के बारे में। सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों के बारे में चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग हड़प्पा के बारे में ही बात करेंगे। पहला हमारा हड़प्पा ही रहेगा। हड़प्पा की बात करें तो 1921 में खोजा गया था, और ये कहाँ पर इसका? ये अभी कहाँ पे है? पाकिस्तान में है। अभी ये पाकिस्तान में है, और ये किस नदी के किनारे? रावी नदी के किनारे बसा है, ठीक है। खोज किसने की थी? दयाराम साहनी ने खोज की थी। दूसरा मोहनजोदड़ो की बात करें तो मोहनजोदड़ो जो है वो 1922 में खोजा गया, और ये भी पाकिस्तान में स्थित है, ठीक है। पाकिस्तान में ये भी है, लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, ठीक। और ये किस नदी के किनारे है? ये सिंधु नदी के किनारे है, ये सिंधु नदी के किनारे है। अब इसकी खोज किसने करी थी? इसकी खोज तो दयाराम साहनी ने की थी। इसकी खोज किसने की थी? राखल दास बनर्जी ने की थी, ठीक है। लिखने की जरूरत मेरे ख्याल से नहीं होनी चाहिए। राखल दास बनर्जी ने इसकी खोज की थी। किसकी अध्यक्षता में की थी भैया? दोनों ने जॉन मार्शल की अध्यक्षता में हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खोज करी थी। तीसरा चौहंदड़ो की बात कर लेते हैं। चौहंदड़ो की खोज 1931 में हुई, और ये भी पाकिस्तान में स्थित है, और ये भी सिंधु नदी के किनारे ही बसा है, ठीक है। अब हमको सारे खोजकर्ताओं के बारे में याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जितना याद करते जाएंगे उतना हमारे लिए टफ होता जाएगा। तो जो सिलेक्टिव स्थान है उन्हीं के बारे में हम लोग बात करेंगे। वैसे देखा जाए तो चौहंदड़ो की खोज गोपाल एच मजुमदार ने करी थी, ठीक है। अब 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट है, दयाराम साहनी जो कि हड़प्पा की खोज करता थे, मोहनजोदड़ो जो कि राखल दास बनर्जी ने खोजा था। अब रोपड़ की बात करते हैं। चौथा रोपड़ है पंजाब में। रोपड़ कहाँ है भैया? पंजाब में, सतलज नदी के किनारे। किस नदी के किनारे? सतलज नदी के किनारे, ठीक है। और 5वां है कालीबंगा। और रोपड़ की बात करें तो रोपड़ खोजा गया था 1953 में खोजा गया था। किसने खोजा था? यज्ञदत्त शर्मा ने रोपड़ को खोजा था। कालीबंगा की बात करिए तो कालीबंगा कहाँ पर स्थित है? राजस्थान में है। और इसकी खोज किसने की थी? बालकृष्ण अय्यर ने की थी, और ये घग्गर नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे? घग्गर नदी के किनारे। कालीबंगा घग्गर नदी, कालीबंगा किस नदी के किनारे है? घग्गर नदी के किनारे। आगे आलमगीरपुर जो है, वो ये तो यूपी में है, पहले हम लोग बात कर चुके हैं। जो हमारा ईस्टर्न पॉइंट है सिंधु घाटी सभ्यता में वो आलमगीरपुर ही है, और यूपी की मेरठ में ये स्थित है। और ये किस नदी के किनारे है भैया? हिंडन नदी के किनारे बसा है। वाई डी शर्मा, यज्ञदत्त शर्मा ने ही इसको खोजा था। यज्ञदत्त शर्मा ने देखिए रोपड़ को भी खोजा था, यज्ञदत्त शर्मा ने आलमगीरपुर को भी खोजा था। रोपड़ यानी पंजाब में और
यूपी में। कौन है भैया? यज्ञदत्त शर्मा ने खोजा था। ठीक है, पाकिस्तान वाले दयाराम साहनी, राखालदास बनर्जी थे। ठीक है, घग्गर नदी की बात करें तो घग्गर नदी की बालकृष्ण अय्यर ने खोजा था। ठीक, आगे बात करें आलमगीरपुर हो गया। सातवां जो है आता है बनावली। बनावली की बात करिए तो बनावली भी कहाँ स्थित है? हरियाणा में स्थित है। बनावली हरियाणा में स्थित है। किस नदी के किनारे है? सरस्वती नदी के किनारे। सरस्वती नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, सरस्वती का पुराना नाम क्या है? द्वष्टवती। ठीक, अगला जो है, अगला स्थल कौन सा है? धौलावीरा। धौलावीरा की बात करें तो धौलावीरा कहाँ पर है? धौलावीरा है गुजरात में। धौलावीरा है गुजरात में। किस नदी के किनारे भैया? लूनी नदी के किनारे। लूनी नदी के किनारे स्थित है। ठीक, आगे 9 है राखीगढ़ी। राखीगढ़ी ये भी हरियाणा में स्थित है। बनावली हरियाणा में स्थित है, राखीगढ़ी हरियाणा में स्थित है। ये किस नदी के किनारे? सरस्वती नदी के किनारे ये भी स्थित था। ठीक है, और अगला जो है लोथल। लोथल भी कहाँ का स्थल है? ये गुजरात का स्थल है भैया, गुजरात का स्थल है। और ये किस नदी के किनारे? भोगवा नदी के किनारे। भोगवा नदी के किनारे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं लगभग हमने 10 स्थलों के बारे में ही बात किया। इसमें से हड़प्पा जो है, हड़प्पा सभ्यता या फिर हड़प्पा नगर, वो रावी नदी किनारे वर्तमान में पाकिस्तान में खोजा गया था। दयाराम साहनी ने इसको खोजा था। मोहनजोदड़ो को राखालदास बनर्जी ने 1922 में सिंधु नदी किनारे स्थित है। ये चौहंजड़ो की बात करिए, चौहंजड़ो जो है वो पाकिस्तान में स्थित है। और चौहंजड़ो की खोज किसने की थी? गोपाल एच मजुमदार ने की थी। ठीक है, और चौहंजड़ो किस नदी किनारे स्थित है? सिंधु नदी किनारे स्थित है। रोपड़ हमारा पंजाब में स्थित है, सतलज नदी के किनारे। कालीबंगा कहाँ पे स्थित है? राजस्थान में। कालीबंगा राजस्थान में स्थित है, घग्गर नदी के किनारे। आलमगीरपुर यूपी में, हिंड नदी के किनारे। बनावली जो है वो हरियाणा में है, और साथ ही साथ राखीगढ़ी भी हरियाणा में है, दोनों सरस्वती नदी के किनारे स्थित है। धौलावीरा की बात कीजिए, धौलावीरा जो है वो गुजरात में स्थित है, और लोथल भी गुजरात में स्थित है। धौलावीरा लूनी नदी के किनारे, और जो हमारा लोथल है वो भोगवा नदी के किनारे स्थित है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो या फिर जो हमारा कालीबंगा ईस्ट चौहंजड़ो है, इन सब के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम लोग डिस्कस करते हैं। जैसे पूछ लेता है ना कि जले हुए गेहूं एवं जौ के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए? ठीक है, विशाल अनागार का किस नगर में स्थित था? तो उन सब के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे किसके बारे में? हड़प्पा के बारे में। हड़प्पा के बारे में बात करते हैं। ठीक, हड़प्पा से क्या क्या प्राप्त हुए? तो हड़प्पा के बारे में बात करें तो यहाँ पर शहरी निवास था। कैसा निवास था भैया? शहरी निवास था हड़प्पा में। ठीक, गृह निर्माण की जो पद्धति थी, गृह निर्माण की पद्धति कैसी थी? ग्रिड पद्धति। ग्रिड पद्धति का प्रयोग हुआ था गृह निर्माण में। आगे बात करी जाए तो यहाँ पर क्या क्या प्राप्त हुए? पहला, जले हुए गेहूँ एवं जौ के साक्ष्य। जले हुए गेहूँ एवं जौ के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। और यहाँ पे मुद्रा बनाने में सेल खड़ी का प्रयोग किया जाता था। सेल खड़ी का प्रयोग किया जाता था किसमें? हड़प्पा की सभ्यता में सेल खड़ी का प्रयोग मुद्रा बनाने के लिए प्रयोग किया जाता था। ठीक है, और जैसा कि मैंने बताया सारी सभ्यताएं 2 टीलों में विभाजित थीं, केवल धौलावीरा को छोड़ करके, पश्चिमी टीला और पूर्वी टीला। तो इसमें जो पश्चिमी टीला था, पश्चिमी टीला, वहाँ पर क्या देखी गई थी? वहाँ पर किस चीज़ के साक्ष्य मिले? रक्षा की दीवार के साक्ष्य कहाँ मिले भैया? वो पश्चिमी टीले में मिले थे। ठीक है, और शवों को दफनाने के साक्ष्य मिलते हैं यहाँ पे। शव को दफनाने के साक्ष्य मिलते हैं। आगे कछुओं की हड्डी के साक्ष्य भी मिलते हैं। कछुए की हड्डी के साक्ष्य मिले हैं यहाँ से। और तांबे की जो इक्का गाड़ी होती है, तांबे की इक्का गाड़ी, उसके भी साक्ष्य मिले हैं। इक्का गाड़ी के भी साक्ष्य मिले हैं। और साथ ही साथ कपास की खेती के साक्ष्य भी मिले हैं। ठीक है, और सबसे इम्पॉर्टेंट कह सकते हैं इसको, महिला के गर्भ से निकलता पौधा। महिला के गर्भ से निकलता पौधा, ये भी कहाँ से प्राप्त हुआ? इसके साक्ष्य मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए। निकलता पौधा का चित्र भैया, निकलता पौधे का चित्र, निकलता पौधा नहीं प्राप्त हुआ है, निकलते पौधे का चित्र प्राप्त हुआ है। ठीक है, इतनी बातें क्लियर है। और इसके साथ ही साथ जो मोहर का उपयोग होता था उसमें बैल के चित्र थे। और यहाँ पर चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं हड़प्पा से ही। ठीक है, और इसमें हाथी, गैंडा, बाघ, इन सब के साक्ष्य मिलते हैं, लेकिन शेर का साक्ष्य नहीं मिलता। ये हम लोग याद रखेंगे, जो शेर है, शेर का साक्ष्य सिंधु घाटी सभ्यता में नहीं प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो हड़प्पा से संबंधित ये कुछ पॉइंट्स हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग। ठीक है, अब आगे बात करेंगे हम लोग मोहनजोदड़ो की सभ्यता के बारे में। ठीक, मोहनजोदड़ो की सभ्यता, मोहनजोदड़ो जो है वहाँ से क्या क्या साक्ष्य मिलते हैं। ठीक है, तो मोहनजोदड़ो का पहले मतलब क्या होता है? मोहनजोदड़ो का मतलब होता है मृतकों का टीला, मृतकों का टीला। ठीक है, सिंधी भाषा का शब्द है मोहनजोदड़ो। इसका हिंदी में अर्थ क्या है? मृतकों का टीला। इसको सिंध का बाग भी कहा जाता है। क्या? सिंध का बाग भी किसको कहा जाता है? हमारा सिंधु घाटी सभ्यता को ही कहा जाता है। और ये हड़प्पा की जुड़वा राजधानी कहते हैं इसको, हड़प्पा की जुड़वा राजधानी। हड़प्पा भी राजधानी है सिंधु घाटी सभ्यता की। ठीक है, ये हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। और हड़प्पा यानी सिंधु घाटी सभ्यता की एक और राजधानी, ये जुड़वा राजधानी कह सकते हैं मोहनजोदड़ो को। ठीक है, जुड़वा राजधानी है किस? हड़प्पा तो राजधानी है ही, राजधानी क्या हड़प्पा, जुड़वा राजधानी क्या है? मोहनजोदड़ो। ठीक है, आगे जो विशाल अन्नागार है, विशाल अन्नागार, मोहनजोदड़ो में इसके साक्ष्य हैं। नहीं, विशाल अन्नागार कहाँ पे स्थित था? हमारा मोहनजोदड़ो में। विशाल स्नानागार भी यहीं पे स्थित था। विशाल स्नानागार भी कहाँ स्थित था भैया? स्नानागार भी कहाँ स्थित था? मोहनजोदड़ो में ही स्थित था। ठीक है, अच्छा ये पूछा जाता है कि विशाल अन्नागार पढ़ा जाता था कि विशाल स्नानागार? तो अगर से ऑप्शन में कोई एक दिया है तो डेफिनेटली हम इन दोनों में से किसी को टिक करेंगे, और ऑप्शन में अगर दोनों देता है तो विशाल अन्नागार को टिक करते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं
इसमें नटराज की मूर्ति मिली, साक्ष्य क्या था, नटराज की मूर्ति मिली। और पशुपति, पशुपति यानी कि दाढ़ी वाले महादेव, दाढ़ी वाले महादेव साक्ष्य, मूर्ति के साक्ष्य प्राप्त हुए, ठीक है। और बने हुए कपड़ों के साक्ष्य, जो बने हुए कपड़े हैं उनके साथ, बुने हुए कपड़े कह सकते हैं आप लोग, उसके साक्ष्य मिले, बुने हुए कपड़ों के साक्ष्य मिले। स्वास्तिक चिन्ह, ये जो रहता है ना, सॉरी एक मिनट, स्वास्तिक चिन्ह का साक्ष्य मिला। स्वास्तिक चिन्ह के साक्ष्य मिलते हैं कहाँ से भैया, मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो जैसे कि मैंने बताया सिंधुघाटी सभ्यता शहरी व्यवस्था थी, ठीक है, और हर घर में कुएँ थे, तो उसके साक्ष्य कहाँ मिले, प्रत्येक मकान में कुओं के साक्ष्य मिले, प्रत्येक मकान में कुएँ के साक्ष्य कहाँ मिलते हैं भैया, मोहनजोदड़ो में, ठीक है। और मलेरिया बीमारी के भी साक्ष्य मिलते हैं भैया, मलेरिया बीमारी के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए, मोहनजोदड़ो से। और जैसा कि मैंने कहा हड़प्पा की जुड़वा राजधानी भी है कौन, हमारी मोहनजोदड़ो, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स किसी संबंधित थे, मोहनजोदड़ो से। सिंध का भाग कहता है हड़प्पा की जुड़वा राजधानी, विशाल अन्नागार, विशाल स्नानागार। नटराज की मूर्ति, ये पूछता है इंपॉर्टेंट है, नटराज की मूर्ति, पशुपति या फिर दाढ़ी वाले महादेव का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होता है भैया, ये होता है मोहनजोदड़ो से, ठीक है। और आगे बात की जाए स्वास्तिक का चिन्ह, वो भी मोहनजोदड़ो से। प्रत्येक मकान में कुओं के साक्ष्य भी कहाँ से मिलते हैं, मोहनजोदड़ो से। और आगे बात करते हैं हम लोग चौहंदड़ो, आगे कौन सा है हमारा, चौहंदड़ो। एक मिनट, अगली नगर कौन सी है भाई, चौहंदड़ो। चौहंदड़ो में देखिए, चौहंदड़ो में सबसे पहला पॉइंट ये है कि यहाँ पे कोई रक्षा दीवार नहीं थी, ठीक है, यहाँ पे कोई रक्षा दीवार नहीं थी भैया, ये पहला इसका पॉइंट है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछता है। सिंधु घाटी सभ्यता की बात करिए तो सिंधु घाटी सभ्यता, सॉरी चौहंदड़ो की बात करते हैं तो ये सिंधु घाटी सभ्यता का एक औद्योगिक नगर था, ठीक है। औद्योगिक नगर कौन सा था भैया, हमारा चौहंदड़ो। चौहंदड़ो कहाँ पे स्थित है, कोई बताना चाहेगा। चौहंदड़ो के बारे में मैंने बताया, वो पाकिस्तान के सिंधु नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। पाकिस्तान में सिंधु नदी के किनारे स्थित गोपाल एच मजूमदार ने इसकी खोज की थी, ठीक है। इसको औद्योगिक नगर के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो मनका है, मनका बनाने का कारखाना, मनका बनाने का कारखाना का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। मनका बनाने का कारखाने का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ भैया, चौहंदड़ो से, ठीक। और चौहंदड़ो कैसा है, हमारा एक औद्योगिक नगर है। यहाँ से सौंदर्य साधन जो है इसके साक्ष्य प्राप्त होते हैं। सौंदर्य साधन में हमारा जैसे लिपस्टिक, काजल, कंघा, ठीक है, वो सब के साक्ष्य प्राप्त होते हैं, सौंदर्य साधन, ठीक है। और यहाँ पर जो है वक्राकार ईंटें, वक्राकार ईंटों का प्रयोग किया गया है। वक्राकार ईंटों का प्रयोग कहाँ पे किया गया है भैया, हमारे चौहंदड़ो में किया गया है वक्राकार ईंटों का। और गोल ईंटों का भी प्रयोग किया गया है, उनके साक्ष्य मिलते हैं। और जो मनका का कारखाना बना है वो गोल ईंटों से ही बना है। और चार पहियों वाली गाड़ी, चार पहियों वाली गाड़ी के साथ मिलते हैं। और यहाँ पर चौहंदड़ो में बिल्ली का पीछा करते कुत्तों के चिन्ह, ठीक है, बिल्ली का पीछा करते कुत्तों के चिन्ह, ठीक। तो ये रहा हमारे चौहंदड़ो के बारे में, ठीक है। अब आगे बात करेंगे हम लोग लोथल के बारे में। तो अगला स्थान हम लोग का लोथल है। लोथल के बारे में बात करें तो लोथल जो है वो पहला मानव निर्मित बंदरगाह कहाँ पर है, ये कौन सा है, वो लोथल में स्थित है, ठीक है। और ये जो लोथल है हमारा, जो इसके पहले मैंने चौहंदड़ो की बात करी थी, चौहंदड़ो एक औद्योगिक नगर था, ठीक है। उसी तरीके से जो हमारा लोथल है वो सिंधु घाटी सभ्यता का व्यापारिक नगर था। व्यापारिक नगर किसको कहते हैं, लोथल को कहते हैं। और यहाँ पर बाजरा, चावल और आटा पीसने की चक्की के साक्ष्य मिले हैं, ठीक है। चक्की के साक्ष्य जो कि बाजरा, चावल या फिर आटा या गेहूँ कह लीजिए, गेहूँ पीसने के लिए चक्की के साक्ष्य कहाँ मिले हैं, लोथल में मिले हैं, ठीक है। और जो दरवाजे थे लोथल में, जो घर बने हुए थे, उन घरों का दरवाज़ा कहाँ खुलता था भैया, मुख्य सड़क की तरफ खुलता था, मुख्य सड़क की तरफ खुलता था, ठीक, मुख्य सड़क की तरफ खुलता था। और यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 3 युगल समाधि यानी 3 लोगों को एक साथ दफनाने के साक्ष्य वहाँ से मिलते हैं। और सती प्रथा के साक्ष्य, सती प्रथा का साक्ष्य यहीं से प्राप्त होता है, सती प्रथा के साक्ष्य मिले हैं। हाथी का दांत, हाथी के दांत का पैमाना, ठीक, हाथी के दांत का पैमाना, ठीक है, वो कहाँ से मिला, लोथल से मिला, ठीक। घोड़े की हड्डियों के साक्ष्य, घोड़े के हड्डियों के साक्ष्य मिले हैं, ठीक है, घोड़े की हड्डियों के साक्ष्य मिले हैं। और जो घोड़े की हड्डियों के साक्ष्य लोथल के साथ साथ सुरकोटदा में भी मिले हैं, ठीक, ये बात भी हम लोग याद रखेंगे, सुरकोटदा में भी मिले हैं। और यहाँ पे शतरंज खेल जो है, शतरंज खेल का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। मम्मी का मॉडल वो भी यहाँ से प्राप्त हुआ है, ठीक। किसकी बात हो रही है यहाँ पे, लोथल की। तो लोथल जो है मानव निर्मित बंदरगाह है, व्यापारिक नगर कहते हैं इसको। चक्की के साक्ष्य मिले हैं, दरवाजा मुख्य सड़क की ओर खुलता है, 3 युगल समाधि, सती प्रथा के साक्ष्य, हाथी के दांत से बना पैमाना उसके साक्ष्य मिलते हैं, और घोड़े की हड्डियों के साक्ष्य मिलते हैं, मम्मी का मॉडल मिलता है, शतरंज खेल का साक्ष्य भी प्राप्त हुआ है यहीं से, ठीक है। अब आगे बात करते हैं, आगे हमारा कालीबंगन नगर।
कालीबंगन नगर के बारे में बात करें तो कालीबंगन नगर जो है एक दीनहीन बस्ती थी। कैसी बस्ती थी ये? गरीब बस्ती थी, दीनहीन बस्ती कह सकते हैं इसको हम लोग। अच्छा, कालीबंगन स्थित कहाँ पे थी भैया? कालीबंगन जो स्थित थी वो राजस्थान में घग्गर नदी के किनारे स्थित थी। और लोथल जो हमारा, लोथल कहाँ पे स्थित था? लोथल जो है वो गुजरात में भोगवा नदी के किनारे स्थित था। ठीक है, कालीबंगन हमारी एक दीनहीन बस्ती है। यहाँ से क्या किस चीज़ के साक्ष्य मिलते हैं? जुते हुए खेत के साक्ष्य, जुते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। ठीक, जुते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त होते हैं, जिसमें से चना और सरसों प्रमुख हैं। जली हुई पकी हुई चूड़ियाँ, जली पकी चूड़ियों के साक्ष्य मिलते हैं। ठीक है, सौंदर्य प्रसाधन कहाँ पे? चौंधड़ो। और जली हुई पकी हुई चूड़ियाँ कहाँ पे? कालीबंगा। कालीबंगन का मतलब होता है, कालीबंगन का मतलब होता है चूड़ियाँ, यानी काली चूड़ियाँ। ठीक है, लकड़ी का हल, लकड़ी का हल, ठीक, लकड़ी के हल के साक्ष्य। ठीक है, और एक मिट्टी का हल के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। मिट्टी का हल, लेकिन ये मिट्टी का हल जो है वो कहाँ से प्राप्त हुआ है? बनावली से। और लकड़ी का हल कालीबंगा से। ठीक है, ये बात हम लोग को याद रखनी है कि मिट्टी का हल बनावली से प्राप्त हुआ है और लकड़ी का हल कहाँ से? कालीबंगन से। ऊँट के हड्डियों के साक्ष्य, ऊँट के हड्डियों के जो साक्ष्य हैं, ऊँट के हड्डियों के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? वो हमारा कालीबंगन से। और सबसे इंपॉर्टेंट जो कि बार बार पूछा जाता है, अगर से कालीबंगन से कोई क्वेश्चन बनता है तो सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी किसकी होती है? 7 हवन कुंड। 7 हवन कुंड के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? 7 हवन कुंड के साक्ष्य मिले हैं कहाँ से? कालीबंगन से। ठीक है, तो ये इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे कालीबंगन से। कालीबंगन को दीनहीन बस्ती कहा जाता है। जुते हुए खेत के साक्ष्य यहाँ मिलते हैं। अच्छा, जुते हुए खेत के साक्ष्य कालीबंगन में मिलते हैं। एक और मैंने बताया था, जले हुए गेहूँ एवं जौ के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? वो मिलते हैं जले हुए गेहूँ और जौ के साक्ष्य हड़प्पा से। ठीक है, और जली हुई चूड़ियाँ कहाँ से मिलते हैं भैया? जली हुई चूड़ियाँ, पकी हुई चूड़ियाँ, वो भी कालीबंगन से ही प्राप्त होते हैं। लकड़ी का हल है, ऊँट की हड्डियाँ, 7 हवन कुंड, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट हमारा 7 हवन कुंड के साक्ष्य ही है। ठीक, आगे हम लोग बात करेंगे धौलावीरा। आगे कौन सा है? आगे है धौलावीरा। धौलावीरा के बारे में बात करेंगे। धौलावीरा जो है, धौलावीरा से क्या? तो ये पहले मैं बता चुका हूँ कि धौलावीरा 3 टीलों में विभाजित था, पश्चिमी टीला, मध्य टीला और पूर्वी टीला। पश्चिमी टीला में राजा पुरोहित रहते थे, मध्य टीला में जो रक्षक थे वो उनका निवास स्थान था, पूर्वी टीला में श्रमिक यानी कि जो निम्न वर्ग के लोग थे वो हमारा पूर्वी टीले में रहते थे। ठीक है, अच्छा, धौलावीरा जो किस लिए? धौलावीरा जल प्रबंधन के क्षेत्र में काफ़ी निपुण था, कह सकते हो आप लोग। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे जल निकासी का प्रबंध अच्छा था। जल निकासी का प्रबंध यानी जो नालियाँ थी काफ़ी अच्छी थी। जलकुंड के साक्ष्य मिले हैं, जलकुंड के साक्ष्य मिले हैं। सुनामी तक के साक्ष्य मिले हैं, यहाँ पर सुनामी के साक्ष्य भी मिले हैं। ठीक है, और स्टेडियम के साक्ष्य मिले हैं। और यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट कह सकते हो कि घर के ईंटों में, जो घर के ईंट हैं, घर के ईंट में लाल रंग का प्रयोग, ठीक है, वो कहाँ पे देखा गया है? वो हमारा धौलावीरा में देखा गया है। ठीक है, और धौलावीरा में ही शव के साथ कुत्तों को दफनाया गया, शव के साथ कुत्तों को दफनाने के साक्ष्य मिले हैं। ठीक, इतनी बातें याद रहेंगी। क्या क्या है इसमें? धौलावीरा जो है जल प्रबंधन के लिए, जल प्रबंधन के लिए काफ़ी जाना जाता है, जिसमें जल निकासी, जल कुंड, सुनामी तक के साक्ष्य मिले हैं, स्टेडियम के साक्ष्य मिले हैं, और घर में जो ईंट थी उसमें लाल रंग का प्रयोग किया गया था। ठीक है, और यहाँ पर शव के साथ कुत्तों को दफनाने के साक्ष्य भी मिले हैं। ठीक, तो ये रहा हमारे सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित कुछ स्थल और उन स्थलों से जो इंपॉर्टेंट साक्ष्य मिले हैं उन सब के बारे में रहा। ठीक है, तो अब आगे हम लोग क्या करेंगे? आगे थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेते हैं, जो कि हेल्प करेगा हमको इन सारे फैक्ट्स को याद करने में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। उसको कहाँ गया वो? ये रहा। ठीक, प्रैक्टिस कर लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा क्या है? हाँ, मुद्रा बनाने के लिए सेलखड़ी का प्रयोग, मुद्रा बनाने के लिए सेलखड़ी का प्रयोग कहाँ से? ये हमारा, इसके साक्ष्य हड़प्पा से मिले हैं। ठीक, हड़प्पा से इसके साक्ष्य मिले हैं। हड़प्पा की बात करी जाए, थोड़ा सा जल्दी हम लोग रैपिड रिवीजन की तरह करेंगे। हड़प्पा में शहरी निवासी थे और ग्रिड पद्धति का प्रयोग होता था घर बनाने में। और यहाँ पर हड़प्पा में जले हुए गेहूं के साक्ष्य और जौ के साक्ष्य प्राप्त हुए। मुद्रा में सेलखड़ी का प्रयोग, मुद्रा बनाने के लिए सेलखड़ी का प्रयोग। ठीक है, और हड़प्पा में ही जो पश्चिमी टीला था हमारा, पश्चिमी टीले में रक्षा की दीवार थी। पश्चिमी टीले में क्या थी? रक्षा की दीवार कहाँ पे थी? हड़प्पा में थी। और यहाँ पर शव को दफनाने के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, और साथ ही साथ जो तांबे की इक्का गाड़ी और कपास की खेती के साक्ष्य भी कहाँ से मिले हैं? हड़प्पा से मिले हैं। ठीक है, आगे बात करें, विशाल अन्नागार स्नानागार, ये कहाँ से? ये भैया हमारा मोहनजोदड़ो से। इसके साक्ष्य कहाँ मिले हैं? मोहनजोदड़ो से। दोनों विशाल अन्नागार स्नानागार साक्ष्य कहाँ मिले हैं? मोहनजोदड़ो से। और मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला कहा जाता है। ठीक है, और यहीं पर पशुपति की मूर्ति के साक्ष्य, नटराज की मूर्ति के साक्ष्य, ठीक है, बुने हुए कपड़ों के साक्ष्य भी यहीं से प्राप्त होते हैं। स्वास्तिक चिन्ह जो है हमारा वो भी मोहनजोदड़ो से ही प्राप्त होता है। मलेरिया जो बीमारी है उसके साक्ष्य भी मोहनजोदड़ो से ही प्राप्त होते हैं। अच्छा, अब अगला है शव दफनाने के साक्ष्य। शव दफनाने के साक्ष्य हम पहले ही बात कर चुके हैं, हड़प्पा में। ठीक है, कपास की खेती के साक्ष्य ये भी हड़प्पा में है। कपास की खेती के साक्ष्य ये कहाँ पे है? ये भी हड़प्पा में ही इसके साक्ष्य मिलते हैं। औद्योगिक नगर और व्यापारिक नगर। औद्योगिक नगर किसको कहा जाता है? औद्योगिक नगर जो था वो चहुंदड़ो था। कौन? चहुंदड़ो क्या है? एक औद्योगिक नगर था। और व्यापारिक नगर की बात करिए तो लोथल व्यापारिक नगर था। लोथल जो है वो पहला मानव निर्मित बंदरगाह लोथल में बनाया गया। ठीक है, और चहुंदड़ो की बात करी जाए, चहुंदड़ो में जो है कोई रक्षा दीवार नहीं थी, सबसे पहला पॉइंट ये था। और जो सौंदर्य प्रसाधन थे वो चहुंदड़ो में
पाए जाते थे, जैसे लिपस्टिक, काजल, कंघा। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे है, कंघा तो औद्योगिक नगर चौंधड़ों में ही पाया जाता है, ठीक है। और कंघा बनता किससे था? कंघा जो बनता था वो हाथी के दांत से बनता था, हाथी के दांत से कंघा बनाया जाता था, ठीक है। और हाथी के दांत से पैमाना कहाँ किस में बनाया जाता था? हाथी के दांत से जो पैमाना है वो किस में बनाया जाता था हमारा? वो लोथल में ही बनाया जाता था, ठीक है, सॉरी लोथल में बनाया जाता था, ठीक। और चौंधड़ों में हमारा 4 पहिए वाली गाड़ी, उसके साक्ष्य मिले हैं। और बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ता, वो जो चित्र है बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ता जो है, उसके भी चित्र के साक्ष्य मिले हैं, ठीक। व्यापारिक नगर लोथल के बारे में बताया मैंने। लोथल में क्या क्या प्रसिद्ध है? लोथल व्यापारिक नगर है हमारा, ठीक है। यहाँ पर बाजरा, चावल जो और आटा पीसने की चक्की के साक्ष्य भी यहीं पे मिले हैं। और साथ ही साथ सती प्रथा के साक्ष्य और 3 युगल समाधि भी यहीं पे प्राप्त होता है, ठीक है। आगे बात करते हैं, शव के साथ कुत्ता दफनाने का साक्ष्य। शव के साथ कुत्ते को दफनाने के साक्ष्य कहाँ पे? ये रोपड़ में। ये याद रखेंगे हम लोग, शव दफनाने के लिए शव के साथ कुत्ते को दफनाने के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? रोपड़ में मिले हैं। और जुते हुए खेत के साक्ष्य ये भी है कहाँ पे? हम लोगों ने क्या पढ़ा था, जो जले हुए गेहूं एवं जौ के साक्ष्य वो कहाँ से? वो हड़प्पा से। लेकिन जुते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? ये मिलते हैं कालीबंगन से मिलते हैं। कालीबंगन में और क्या कहता है? जुते हुए खेत के साक्ष्य में हमारा चना और सरसों इंपॉर्टेंटली पाया गया था ये, जुते हुए खेत में। और जली पकी चूड़ियाँ जो हैं वो भी कालीबंगन से। लकड़ी के हल भी यहीं से पाए गए, मिट्टी का हल बनौली से पाया गया। ऊँट के हड्डियों के साक्ष्य और 7 हवन कुंड, सबसे इंपॉर्टेंट 7 हवन कुंड कालीबंगन से प्राप्त हुआ। अगला क्या है? घर के ईंट में लाल रंग का प्रयोग। वो कहाँ क्या किया गया? वो धौलावीरा में किया गया। अभी हमने जस्ट डिस्कस किया था, लास्ट वाला जो हमारा स्थल था धौलावीरा में जल निकासी का जो यानी जल प्रबंधन की जो व्यवस्था थी काफ़ी अच्छी थी। वहाँ पे जलकुंड के साक्ष्य मिले, सुनामी के साक्ष्य मिले, नालियों के साक्ष्य मिले हैं, स्टेडियम के साक्ष्य मिले हैं, ठीक है। धौलावीरा से में ही मिलते हैं। 7 हवन कुंड की बात करिए तो 7 हवन कुंड के साक्ष्य कहाँ मिलते हैं? जैसा कि मैंने अभी बताया, कालीबंगन में 7 हवन कुंड के साक्ष्य मिलते हैं। 3 युगल समाधि वो कहाँ पे? लोथल में। कांसे की नर्तकी की मूर्ति शायद मैं बताना भूल गया था, ये मोहनजोदड़ो में, जहाँ पर पशुपति, दाढ़ी वाले महादेव और मोहनजोदड़ो में नटराज की मूर्ति, विशाल अन्नागार, स्नानागार यहीं से प्राप्त होते हैं सबके साक्ष्य, ठीक है। तो ये सारे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, इनको याद करना काफ़ी ज़रूरी होता है, ठीक है। ये बार बार पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ तक। अगर से आप लोगों को कोई दिक्कत होती है यहाँ तक इन सब पॉइंट्स से रिलेटेड, तो प्लीज़ आप लोग कमेंट कर सकते हैं। और सिंधु घाटी सभ्यता में हम लोग इसके आगे जो हमारा MCQ क्लास रहेगा, यानी जिसमें हम लोग प्रैक्टिस करेंगे बेसिकली, उसमें हम लोग इनसे थोड़ा सा और ज़्यादा डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में, और तब तक के लिए थैंक यू सो मच। और अगर से आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए। सपोर्ट करने के लिए आप लोग इस चैनल को शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब तो कर ही देना प्लीज़। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।